रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हीरा क्लासेस आप लोगों के लिए लगातार कक्षाएं प्रोवाइड करवा रही है, चाहे वो हिस्ट्री की क्लास हो, ज्योग्राफी की क्लास हो या फिर हो हिंदी की क्लास, आप लोग लगातार पढ़ रहे होंगे, शानदार तरीके से पढ़ रहे होंगे। उसी क्रम में आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं पुनः हिस्ट्री को, जहां हम लोग पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला ही चैप्टर था जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर किया था और कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे। जो बचा हुआ टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण और यूनान में राष्ट्रीयता का उदय, ये दो टॉपिक बचा हुआ तो उसे आज हम लोग कवर करने वाले हैं। यदि आपने हमारे पिछले वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा है तो आज ही हमारे चैनल को विजिट कीजिए और पिछले वीडियोज़ को देखिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, जानते हैं, समझते हैं कैसे जर्मनी का एकीकरण हुआ। आज का क्लास है आप लोगों का हिस्ट्री का, जर्मनी का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। किस तरीके से जर्मनी का एकीकरण हुआ इसके बारे में आज पूरे डिटेल से जानेंगे हम लोग, विस्तार से आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। और चैप्टर का नाम क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद, ये पहला चैप्टर है और लेक्चर नंबर 7। इससे पहले आप लोगों को 6 लेक्चर मिल चुका है। पिछला 6 क्लास हमने यूरोप में राष्ट्रवाद में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा किए थे, जैसे लुई 16वां, इनके बारे में हमने बताया आप लोगों को। ठीक है, 1789 की क्रांति जो हुई थी लुई 16वां के कारण ही हुई थी। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति की बात किया था हमने, 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी इसके बारे में भी हमने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया है। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट की बात हो, मेटरनिक की बात हो या फिर हो बात चार्ल्स दशम की, इन लोगों के बारे में हमने आप लोगों को डिटेल से बताया, पूरे विस्तार तरीके से पिछले क्लास में बताया। इसलिए मैंने बोला कि पिछला वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आप नए क्लास को रिलेट कर पाए, समझ पाए, क्योंकि हर क्लास एक दूसरे से लिंक है, कनेक्ट है हर टॉपिक, इसलिए। उसके बाद हमने आखिरी क्लास में बात किया था लुई फिलिप और इटली का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। किस तरीके से इटली का एकीकरण हुआ, कैसे इटली एक हुआ, किस तरीके से योगदान रहा मेजिनी का, चाहे वो मेजिनी का योगदान हो, काउंट काबूर का योगदान हो या फिर हो गैरिबाल्डी का योगदान। इन लोगों के योगदान से, इन लोगों के सहयोग से इटली का एकीकरण संभव हो पाया, पॉसिबल हो पाया इटली का एकीकरण। इटली काफी भागों में विभक्त था, जिसे नेपोलियन बोनापार्ट ने बड़ी मुश्किल से मशक्कत करके 13 भागों में लाया था। 3 भागों में लाया था, जिसको तोड़ दिया था वियना की संधि के बाद मेटरनिक ने पुनः 13 भागों में। तो उसको एकत्र करने का काम इन्हीं लोगों ने किया था, मेजिनी ने, काउंट काबूर ने और गैरिबाल्डी ने। हमने आप लोगों को बताया था मेजिनी ने जो है यंग इटली की स्थापना की थी, यंग इटली की स्थापना की थी, यंग यूरोप की स्थापना की थी, यंग यूरोप की भी स्थापना की थी। और गैरिबाल्डी को कहा जाता है इटली के एकीकरण का तलवार, और मेजिनी को क्या कहा जाता है, इटली के एकीकरण का मसीहा। और काउंट काबूर का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये सारी बातें हमने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया है। उसके बाद आज का जो टॉपिक है काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जर्मनी का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ये जो जर्मनी है ये भी काफी भागों में विभक्त था। इसका एकीकरण कैसे हुआ, इसका एकीकरण किनके सहयोग से हुआ है, तो बिस्मार्क के सहयोग से। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो समझते हैं, चलिए जर्मनी के एकीकरण को। जर्मनी का एकीकरण देखिएगा, यहां पे है मैप, यूरोप का जो मैप है ये रहा इटली। मैंने पिछले क्लास में आपको इटली का एकीकरण जो बताया था, ठीक है, ये इटली काफी भागों में विभक्त था, जहां पे 3 भागों में लाया था नेपोलियन बोनापार्ट ने, और इसे पुनः वियना संधि के बाद 13 भागों में तोड़ दिया गया था, जिसे एक करने का काम किया था मेजिनी ने, गैरिबाल्डी ने और काउंट काबूर ने। ये इटली का एकीकरण हो गया था। आज के क्लास में जो जर्मनी का एकीकरण है इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये जर्मनी, अगर जर्मनी की बात किया जाए तो नेपोलियन बोनापार्ट ने, जर्मनी काफी भागों में विभक्त था ये जर्मनी भी, लेकिन इसको नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था, इसको 39 भागों में लाया था। जब 39 भागों में नेपोलियन बोनापार्ट ने लाया तो नेपोलियन बोनापार्ट को सेंट हेलेना नामक द्वीप पर तो उसको बंदी बना के रख दिया जाता है, जहां उसकी मृत्यु हो जाती है। जब नेपोलियन बोनापार्ट मर गया उसके बाद जो वियना की संधि हुई, हमने बताया था आप लोगों को कि वियना की संधि जो कि 1815 ईस्वी में हुआ था, वियना की संधि के तहत नेपोलियन द्वारा जो भी कार्य किया गया था, सुधार का कार्य, सबको पुनः
बर्बाद करके रख दिया गया, सारा सुधार का काम को खत्म कर दिया गया और पुनः जर्मनी कई भागों में टूट गया। ये जो जर्मनी है विभिन्न भागों में टूट गया था। तो इसी जर्मनी को एक करने के लिए कोई ना कोई आदमी आएगा ना, जैसे इटली का एकीकरण में इटली को एक करने के लिए वो मेजनी हो, गरीबाल्डी हो, काउंट काबूर जैसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया, इन लोगों के सहयोग से इटली का एकीकरण हुआ। उसी तरीके से जर्मनी के एकीकरण में भी एक बड़ा महान व्यक्तित्व का बड़ा महान व्यक्ति आता है, कौन? बिस्मार्क। इन्हीं के सहयोग से जर्मनी का एकीकरण होता है। समझते हैं कैसे एक जर्मनी का एकीकरण हुआ था। देखिएगा यहाँ पे जर्मनी में एक जगह है आप लोगों का, ठीक है, जर्मनी में एक जगह है जहाँ का जर्मनी का ये जगह कौन सा है? प्रसा, ठीक है, जर्मनी का एक जगह है प्रसा। ये जो प्रसा नामक जगह है, यहाँ का राजा था विलियम प्रथम। जर्मनी का एक जगह है प्रसा, जहां का राजा कौन था? विलियम प्रथम। प्रसा, यहां का राजा कौन है? विलियम प्रथम। और ये राजा कब बनता है? विलियम प्रथम राजा बनता है 1861 ईस्वी में। जर्मनी में राजा कौन है? विलियम प्रथम, जो कि 1861 ईस्वी में राजा बना है। ये जो जर्मनी है, ये जर्मनी, यहाँ का राजा कौन है? अभी विलियम प्रथम, जो कि 1861 ईस्वी में राजा बना है। इसके बाद जब विलियम प्रथम राजगद्दी छोड़ता है तो उसके बाद 1862 ईस्वी में राजा कौन बनता है? राजा बनता है बिस्मार्क। समझ गए होंगे कि बिस्मार्क कब राजा बना? बिस्मार्क 1862 ईस्वी में राजा कौन बनता है? बिस्मार्क। और ये बिस्मार्क की बात किया जाए, इन्हीं के सहयोग से क्या हुआ था? जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया था। बिस्मार्क का अगर बात किया जाए, इनका पूरा नाम क्या था? ऑटो वन बिस्मार्क। बिस्मार्क का पूरा नाम क्या था? ऑटो वन बिस्मार्क। आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिस्मार्क का पूरा नाम क्या था? बिस्मार्क का पूरा नाम क्या था? ऑटो वन बिस्मार्क। ये बिस्मार्क का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है जर्मनी के एकीकरण में। अब समझते हम लोग पूरे विस्तार से कि कैसे जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। अभी जर्मनी का राजा कौन है? बिस्मार्क। ये चाह रहा है कि जर्मनी हमारा एक हो, लेकिन इसके लिए बाधा कौन बन रहा है? जैसे इटली के लिए बाधा बन रहा था आपका ये ऑस्ट्रिया जैसे इटली के एकीकरण में बाधा बन रहा था, उसी तरीके से जर्मनी के एकीकरण में भी ये बिस्मार्क ही बाधा बन रहा है। सॉरी, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क नहीं, ऑस्ट्रिया बाधा बन रहा है। बिस्मार्क तो जर्मनी का एकीकरण करना चाह रहा है, तो ये ऑस्ट्रिया भी जर्मनी के एकीकरण में बाधा बन रहा है, रोड़ा बन रहा है कि जर्मनी का एकीकरण नहीं होने देंगे। लेकिन ये बहुत ही कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था, इसका जो दिमाग था ना बहुत ही तेज था, बहुत ही राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से समझता था। तो इन्होंने क्या किया, ये जो जर्मनी है, यहां से बिस्मार्क ने एक दूत को भेजा, जिसको बोल सकते हैं हम लोग जासूस, फ्रांस भेजा। फ्रांस काहे भेजा जासूस? क्योंकि जब भी कोई ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करता था, इसके सहयोग के लिए फ्रांस आ जाता था, हमेशा फ्रांस सहयोग के लिए आ जाता था। तो इसका सोच था पहले हम फ्रांस से निपटते हैं, फिर ऑस्ट्रिया से निपटेंगे। तो क्या किया, यहाँ पर एक जासूस भेजा। और इस समय में फ्रांस में यहाँ का राजा कौन था? लुई नेपोलियन। उस समय में फ्रांस की सत्ता पर कौन बैठा हुआ था? लुई नेपोलियन। समझ रहे हैं? ध्यान से देखिएगा, समझिएगा किसके बाद कौन सी घटनाएं हो रही है। अभी फ्रांस में राजा कौन है? लुई नेपोलियन। और बिस्मार्क ने एक जासूस को भेज दिया लुई नेपोलियन के पास, और इनको कहा कि ये जो जर्मनी है ना, जर्मनी और ऑस्ट्रिया लड़ने वाला है। जर्मनी और ऑस्ट्रिया क्या करने वाला है? लड़ने वाला है। आप जो है ना ऑस्ट्रिया के सहयोग के लिए नहीं जाइएगा। ऐसा इसलिए नहीं जाइएगा क्योंकि अगर ये दोनों युद्ध करेगा, ये दोनों लड़ेगा, तो दोनों कमजोर हो जाएगा। जब दोनों कमजोर हो जाएगा तो आप इस दोनों पर आक्रमण करके इस पर कब्जा कर लीजिएगा। ऐसा कूटनीति, ये ऐसा राजनीति का चाल चला कौन? बिस्मार्क। अब इतना दिमाग जो लगाया, ये जो कहा, जैसे ही जासूस जाके इसका दिमाग खुल गया, ब्रेन वॉश कर दिया, समझ गया अरे अगर ऐसा हम छोड़ देते हैं तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया दोनों लड़ाई करेगा तो कमजोर हो जाएगा, हम इस पर आक्रमण कर देंगे। लेकिन रियल में बिस्मार्क इस पर आक्रमण नहीं करने वाला था।
एक जासूस को भेज के बस बोल दिया, उसका ब्रेन वॉश कर दिया, लेकिन रियल में दोनों लड़ाई नहीं करने वाला। इधर से क्या किया, इधर से बिस्मार्क क्या किया, इसको ऑस्ट्रिया को बोला कि अगर हम दोनों मिलके, यहाँ पे एक जगह है डेनमार्क, अगर हम दोनों मिलके डेनमार्क को जीत जाएंगे तो क्या होगा, डेनमार्क हम लोगों के कब्जे में आ जाएगा। इधर इसको भड़का दिया फ्रांस को कि तुम इसको बचाने मत आना, और इसको जर्मनी ऑस्ट्रिया को क्या बोल दे रहा है, बिस्मार्क ने क्या बोला कि हम दोनों मिलकर डेनमार्क को जीत जाते हैं। ये दोनों ऐसा चाल चला और सही में डेनमार्क पर दोनों मिलकर चढ़ाई भी कर दिया। डेनमार्क पर क्या कर दिया, चढ़ाई भी कर दिया। ये जो डेनमार्क दिख रहा है आप लोगों को, इस पर चढ़ाई कर दिया और रियल में डेनमार्क को जीत भी गया। किसके सहयोग से, ऑस्ट्रिया के सहयोग से। ऑस्ट्रिया और जर्मनी दोनों मिलकर क्या किया, इस डेनमार्क को अपने कब्जे में ले लिया। जब डेनमार्क को जीत लिया उसके बाद फिर क्या किया, ऑस्ट्रिया पर भी हमला बोल दिया। जब दोनों मिलकर डेनमार्क को जीता, लेकिन देखिए बिस्मार्क का चाल, ये क्या किया, दोनों मिलकर जीता डेनमार्क को, लेकिन अब उल्टे ऑस्ट्रिया पर भी आक्रमण कर दिया। पहले तो ऑस्ट्रिया को बचाने आ जाता था फ्रांस, लेकिन यहाँ तो दूध पर जासूस को भेज के पहले भड़का दिया था कि आप इसको बचाने मत जाइएगा, और इस बार इसको ऑस्ट्रिया को कोई बचाने नहीं आने वाला है। और बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करके ऑस्ट्रिया को जीत लिया, पूरे नस्ते नाबूद कर लिया और अपने कब्जे में कर लिया। किसको, ऑस्ट्रिया को। जब ऑस्ट्रिया को जीत लिया तो अब सीधे ध्यान किस पर जाता है, फ्रांस पर। अब फ्रांस को बोलता है हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, अब सीधे फ्रांस पर भी आक्रमण करता है और फ्रांस को भी अपने कब्जे में ले लेता है। इस तरीके से क्या हुआ, बिस्मार्क का कूटनीति सफल हुआ और फ्रांस को भी अपने कब्जे में ले लिया और ऑस्ट्रिया को भी अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, समझ गए कि किस तरीके से फ्रांस को भी अपने कब्जे में लिया और ऑस्ट्रिया को अपने कब्जे में लिया। और ये जो जर्मनी का अगल बगल का क्षेत्र है, देखिएगा जर्मनी का ये जो अगल बगल का क्षेत्र, ये सब अपने में मिला लिया, और जो फ्रांस का हिस्सा था उसको फ्रांस को दे दिया, और जो ऑस्ट्रिया का हिस्सा था उसको ऑस्ट्रिया को दे दिया। इस तरीके से जर्मनी का सारा पार्ट एक हो गया, जर्मनी का एकीकरण हो गया। ये था बिस्मार्क, ये इस व्यक्तित्व का आदमी था जिसके सहयोग से क्या हो गया, जर्मनी का अच्छे तरीके से एकीकरण हो गया। जैसे इटली का एकीकरण हुआ उसी तरीके से क्या हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ। मैंने आपको मैपिंग के माध्यम से बताया कि किस तरीके से जर्मनी का एकीकरण हुआ। इसमें जो भी बातें हुई सारी बातें आप लोगों को हमको अच्छे से क्वेश्चन के माध्यम से कराएंगे। जैसे मैंने इटली के एकीकरण में बताया था ना, गैरिबाल्डी का क्या योगदान रहा था, क्या कार्य किया था, इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन आंसर जब करेंगे तो ये सारा क्वेश्चन आपको बताएंगे। ये जैसे मैंने आपको बताया था कि बिस्मार्क कैसे जर्मनी का एकीकरण किया, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया, समझ गए होंगे। अब जो आपके पास आखिरी टॉपिक आता है, यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। सारे टॉपिक कवर कर दिया है हमने, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण तो अभी हमने बता दिया। अब अंतिम टॉपिक जो बचता है आप लोगों का, यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। इसे भी हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा कि कैसे यूनान में राष्ट्रीयता का उदय हुआ, और यूनान जो है कैसे समृद्ध देश होते हुए भी गुलाम बन गया था किस कंट्री का, और कैसे यहाँ पे उदय हुआ, ये समझते हैं। अब आपका एक न्यू टॉपिक क्या है, यूनान। यूनान, यहां पे राष्ट्रीयता का कैसे उदय हुआ ये समझिएगा। प्राचीन काल में क्या था, यूनान क्या था, बहुत ही समृद्ध देश था, बहुत ही समृद्ध देश था, पढ़ा लिखा, यहाँ पे काफी विद्वान लोग जन्म लिए, काफी समृद्ध देश था। देश विदेश से यहाँ पर लोग पढ़ने के लिए आते थे। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय में क्या था, प्राचीन काल में अपना नालंदा विश्वविद्यालय पूरा गौरवमयी विश्वविद्यालय था, पूरा विश्व से देश विदेश से लोग आते थे नालंदा विश्वविद्यालय में। उसी तरीके से यूनान में भी देश विदेश से लोग पढ़ने आते थे। ठीक है, देश विदेश से यूनान में देश विदेश से लोग पढ़ने आते थे। और यूनान को कहा जाता है संस्कृति और सभ्यता का देश। बहुत सारे देशों को, विभिन्न विश्व में संस्कृति और सभ्यता का देन यही यूनान का योगदान है। ये यूनान अपने गौरवमय चरण पर था, काफी विकास कर रहा था, अपने सबसे बेहतरीन शिखर पर था समझिए, क्योंकि यूनान में देश विदेश से लोग पढ़ने आ रहा है। यूनान का नाम पूरे देश में था, पूरे विश्व को अपना शिक्षा दे रहा है, यहाँ पर पढ़ने आ रहा था। लेकिन बात क्या था कि यूनान को जो राजा था, यहाँ का राजा भोग विलासी था, भोग विलासी। ठीक है, यहाँ का राजा जो था भोग विलासी था। ये क्या करता था, इसको राजकाज से कोई लेना देना नहीं,
अपना काम चल रहा है, पूरा जनता कहीं जाए कोई मतलब नहीं। यहाँ का जो राजा था भोग विलासी था। धीरे धीरे सत्ता कमजोर हो गई और यूनान का स्थिति चरमरा गया। जब यूनान का स्थिति चरमरा गया तो यूनान पर नजर पड़ता है किसका? तुर्की का। यूनान पर किसका नजर पड़ता है? तुर्की का। और तुर्की ने क्या किया? यूनान को अपना गुलाम बना लिया। समझिएगा बात को। यूनान क्या था? एक समय में बहुत ही समृद्ध देश था, लेकिन जब यहाँ का राजा भोग विलासी निकला, अच्छे से यूनान पर शासन नहीं चला रहा था, तो यूनान पर आक्रमण कर दिया तुर्की का। तुर्की का नजर पड़ा कि यूनान में अभी सत्ता जो शासन व्यवस्था वो बेहतर नहीं है, तो तुर्की ने आक्रमण करके यूनान को अपने कब्जे में ले लिया। अब तो तुर्की गुलाम बन गया। तुर्की तो जब गुलाम बन गया तो वहाँ का आदमी तो पढ़ा लिखा था, समझता था कि अगर हम गुलाम बन जाएंगे तो हमारे देश का अस्तित्व तो बचेगा ही नहीं। तब जाके यूनान में एक संस्था का, एक गुप्त संस्था बनाया गया। गुप्त संस्था बनाया गया, गुप्त संस्था। उस संस्था का नाम क्या था? हितोरिया फिलाई। ये संस्था क्यों बनाया गया? इस संस्था का निर्माण इसलिए हुआ, इस संस्था का निर्माण इसलिए किया गया ताकि यूनान जो है स्वतंत्र हो पाए। किससे स्वतंत्र हो पाए? यूनान जो है किससे स्वतंत्र हो पाए? तुर्की से। यूनान जो है तुर्की से स्वतंत्र हो पाए। तुर्की से क्या हो पाए? स्वतंत्र हो पाए। यूनान जो है किससे स्वतंत्र हो पाए? तुर्की से स्वतंत्र हो पाए। क्योंकि अभी जो है यूनान समृद्ध था, विकास कर रहा था। जब इसको तुर्की अपना गुलाम बना लिया, तुर्की इसको अपना गुलाम बना लिया, तो अब ये चाह रहा है कि स्वतंत्र हो जाए। तो इसके लिए क्या किया यूनान के लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर एक गुप्त संस्था बनाया। यहाँ पर क्या किया? गुप्त संस्था बनाया, गुप्त संस्था। और गुप्त संस्था का क्या नाम था? हितोरिया फिलाई। हितोरिया फिलाई, हितोरिया फिलाई। ये संस्था चाह रहा था कि यूनान जो है स्वतंत्र हो। किससे? तुर्की से। यहाँ पर सभी समझदार बुद्धिजीवी लोग इस संस्था में आए, यूनान की स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़े। ये चाह रहा है कि यूनान स्वतंत्र हो। लेकिन ये जो हितोरिया फिलाई संस्था बना, गुप्त संस्था, ये भी यूनान को आगे नहीं बढ़ा पाए, ये भी यूनान को स्वतंत्रता नहीं दिला पाए। जैसे मेजनी ने बनाया था ना, गुप्त संस्था बनाया था ना, कार्बोनरी नामक संस्था, ऐसे ही यूनान के लोगों ने भी एक गुप्त संस्था बनाया, हितोरिया फिलाई, ताकि यूनान स्वतंत्र हो पाए। लेकिन ये भी स्वतंत्र नहीं कर पाया। उसके बाद जब ये यूनान स्वतंत्र नहीं कर पाया तो सभी देश का भी तो नजर गया कि ये इतना समृद्ध देश आज तुर्की जो है अपना कब्जा में कर लिया है। तो अब जाके क्या हुआ कि यहाँ पर रूस हो, चाहे ब्रिटेन हो या अन्य देश हो, उसका भी ध्यान गया कि यूनान किसी तरीके से आजाद हो। तब जाके 1827 में संधि हुआ। 1827 में एक संधि हुआ। 1827 में एक संधि हुआ। इस संधि के माध्यम से बोला गया कि जो तुर्की है, तुर्की को कहा गया कि आप इसको छोड़ दीजिए। किसको छोड़ दीजिए? यूनान को छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि आप बहुत दिन से गुलाम बना कर रखे। ये भी तो चाह रहा है कि हम स्वतंत्र बने, है कि नहीं? ये चाह रहा है कि हम स्वतंत्र बने। तुर्की धीरे धीरे कमजोर होने लगा। ये जो तुर्की है ना, ये भी धीरे धीरे क्या होने लगा? कमजोर होने लगा। तुर्की को क्या कहा जाने लगा? यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। यूरोप का मरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। जब तक यूनान के कब्जे में रखा तब तक स्थिति ठीक था, लेकिन धीरे धीरे तुर्की भी क्या होने लगा? ये जो तुर्की है ये भी कमजोर होने लगा। इसको कहा जाने लगा यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। किसको? तुर्की को। तुर्की को क्या कहा जाने लगा? यूरोप का मरीज। तब जाके 1827 में जो एक संधि हुआ उसमें कहा गया, 1827 के संधि में कहा गया क्या कि आप जो है यूनान को छोड़ दीजिए। लेकिन फिर भी बात नहीं बना। तब जाके 1829 में एक महत्वपूर्ण संधि हुआ जिसे कहा जाता है क्या? एड्रियानोपुल की संधि। एड्रियानोपुल की संधि। इस संधि में निर्णय लिया गया कि यूनान को छोड़ दिया जाएगा, यूनान को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं बात को? 1827 में संधि हुआ तो बात नहीं बना। फिर 1829 में एक संधि हुआ, इस पर दबाव डाला। किन देशों ने दबाव डाला? चाहे रूस हो, ब्रिटेन हो, ये सभी देशों ने दबाव डाला कि यूनान को छोड़ दो, स्वतंत्र कर दो। फिर भी बात नहीं बना। इसमें संधि में दबाव डाला गया। फाइनली 1832 में एक संधि हुआ। फाइनली 1832 में एक संधि हुआ और इस संधि में आखिरकार जो है यूनान को क्या कर दिया गया? स्वतंत्र कर दिया गया। 1832 में जो संधि हुआ तो उस संधि का नाम है क्या? कस्तूनतुनिया की संधि।
कुस्तुनतुनिया की संधि, ठीक है, कुस्तुनतुनिया की संधि हुआ। 1832 में एक संधि क्या हुआ, कुस्तुनतुनिया की संधि, कुस्तुनतुनिया की संधि। और इस संधि के तहत फाइनली यूनान को स्वतंत्र कर दिया गया, कुस्तुनतुनिया की संधि। तीन महत्वपूर्ण संधि हुआ यूनान को स्वतंत्र करने के लिए, ठीक है। 1827 में एक संधि हुआ जिसमें बात नहीं बना। 1829 में हुआ एड्रियानोपुल की संधि, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई, तो 1829 में। और एक और संधि हुआ अंतिम में 1832 में, कुस्तुनतुनिया की संधि, जिसके तहत तुर्की ने आखिरकार किसको, यूनान को स्वतंत्र कर दिया। यूनान को क्या कर दिया गया, स्वतंत्र कर दिया। इस तरीके से समृद्धशाली देश यूनान पुनः अपने अस्तित्व में आया और तुर्की को छोड़ना पड़ा। यही था कि यूनान में कैसे स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ, इसका वर्णन करें। तो समझिएगा, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन करें। हमने आप लोगों को जितना चीज बताया सभी चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है समझिएगा। प्राचीन यूनान अपना अतीत गौरवमय रहा। यूनान का जो प्राचीन समय रहा है, प्राचीन यूनान का अपना जो अतीत है वो काफी गौरवमय रहा है। इसे यूरोपीय सभ्यता का पालनकर्ता भी कहा जाता है। यूरोप में जो भी सभ्यता गई वो उसी का पालनकर्ता किसे कहा जाता है, यूनान को, क्योंकि यह ज्ञान, कला, साहित्य, संस्कृति और दर्शन का केंद्र बिंदु था। कौन, यूनान। इस देश से दूसरे देश के नागरिक शिक्षा पाकर अपना विकास कर रहे थे। हमने बताया भी था कि देश विदेश से लोग यहाँ पर पढ़ने आते थे, लेकिन खुद यूनान अपना तरक्की नहीं कर रहा था। कैसे तरक्की करेगा, हमने तो बोला ही था कि वहाँ का जो राजा था ना वो काफी भोग विलासी था, क्योंकि यह तुर्की का गुलाम बना हुआ। तुर्की का गुलाम कैसे नहीं बनेगा जब राजा ध्यान ही नहीं देगा देश पर। तो तुर्की से छुटकारा पाने के लिए हितेरिया फिलाइक नामक एक गुप्त संस्था का गठन किया गया और तुर्की साम्राज्य को मिटाने का प्रयास किया गया। यूनान एक स्वतंत्र देश बनना चाहता था। इस यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड के महान कवि लॉर्ड बायरन का शहीद हो गया, जिस कारण पूरे यूरोप में आक्रोश की लहर छा गई। 3 संधि हुआ, हमने इसको बताया था। इसके बाद एक चीज मैंने जो नहीं बताया आप लोगों को, कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत तो ये जो विद्रोह है कब चरम पर आया था, ये 1827 की संधि के पहले क्या हुआ था। इंग्लैंड का, मैंने क्वेश्चन आंसर में जो बताया आप लोगों को, इंग्लैंड का एक कवि था लॉर्ड बायरन, इसकी हत्या हो जाती है। लॉर्ड बायरन की हत्या हो जाती है। जब लॉर्ड बायरन की हत्या हो जाती है तो आंदोलन उग्र हो जाता है, जिसके कारण संधि किया जाता है। 1827 में संधि हुआ, फिर 1829 में हुआ, फिर 1832 में फाइनली तुर्की को छोड़ना पड़ता है। इस तरीके से यूनान क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। और आज के क्लास में हमने आप लोगों को पूरा यूरोप में राष्ट्रवाद का जितना भी महत्वपूर्ण टॉपिक था सभी का अच्छे से डिस्कस किया। हमने बताया कि किस तरीके से जर्मनी का एकीकरण हुआ, इटली का एकीकरण हुआ और यूनान में राष्ट्रीयता का उदय संभव हो पाया। किस तरीके से बिस्मार्क के योगदान से जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही हीरा क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।